as cardiac failure. ठीक है, the drugs used in cardiac failure, what exactly is heart failure या cardiac failure, अगर इसके ऊपर हम बात करें तो ये चीज प्लीज याद रखिएगा, इट्स अ फिजियोलॉजिकल डिफेक्ट इन द हार्ट फेलियर. ठीक है, बेसिकली इसमें होता क्या है कि कार्डियक आउटपुट रिलेटिव टू द नीड्स ऑफ द बॉडी, ठीक है, वो कम हो जाती है आपकी. ठीक है, अब एक आदमी है, वो 30 साल से एक ही काम कर रहा है, डेली सुबह उठता है, सुबह उठ के पैदल जाता है अपने दफ्तर, उसका दफ्तर जो है वो 2 किलोमीटर दूर है. ठीक है, उस आदमी ने अपनी नौकरी जो है वो 20 साल की उम्र में शुरू की, वो 30 साल काम करता रहा, 50 साल की उम्र में जाके उसको ये मसला शुरू हो गया कार्डियक फेलियर का. क्यों? क्योंकि द हार्ट हैज एज्ड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम. ठीक हो गया, इसीलिए ये चीज याद रखें कि इट्स अ डिफेक्ट इन योर हार्ट, और जब वो आपकी कार्डियक रिक्वायरमेंट्स को पूरा नहीं कर पाता. ठीक है, ये जो मिसाल मैंने दी है इसके अंदर मैं तुम लोग को ये बताना चाह रहा हूँ कि विद द पैसेज ऑफ टाइम कार्डियक जो आउटपुट है वो हार्ट के मसल की एफिशिएंसी कम होने की वजह से जो है वो डिक्रीज करती जाती है, और ये कार्डियक आउटपुट जो है वो बॉडी की रिक्वायरमेंट्स पूरा नहीं कर पाती, जिसकी वजह से उसको सिम्टम्स आते हैं लाइक डिस्निया, सांस उखड़ता है, थक जाता है जल्दी. ठीक है, कुछ केसेस के अंदर ठंडे पसीने आने शुरू हो जाते हैं. दिस स्टेट इज नोन एज कार्डियक फेलियर. इसकी 4 इटियोलॉजीज कह लो या इसके 4 फैक्टर्स हैं. सबसे पहली चीज जो आप लोगों को पता होनी चाहिए, दैट इज सिंपल लॉस ऑफ फंक्शनल मायोकार्डियम, जिसको हम मायोकार्डियल इन्फार्क्शन कहते हैं. व्हाट एग्जैक्टली इज इन्फार्क्शन? इन्फार्क्शन जब किसी एरिया का ब्लड सप्लाई खत्म हो जाए, तो उस ब्लड सप्लाई के खत्म होने से वहां पर जो ऑक्सीजन पहुंच रही है वो बंद हो जाती है. वो स्पेसिफिक एरिया जो है ऑक्सीजन की कमी की वजह से डेड होना शुरू हो जाता है, उसको हम इन्फार्क्शन का नाम देते हैं. ठीक है, पहली बात तो यही होगी ना कि जो कार्डियक सिंसिटियम है, जो आपका हार्ट मसल है, वो उसके थोड़े थोड़े एरियाज के अंदर जो है वो सेल्स जो है वो डेड होने शुरू हो गए ड्यू टू मायोकार्डियल इन्फार्क्शन. ठीक है, जिसकी वजह से ये कार्डियक फेलियर जो है वो आ रहा है. अब इसकी एसोसिएशंस होती हैं, जो लोग क्रॉनिक हाइपरटेंसिव लोग होते हैं, ठीक है, 15-20 साल से जिनको ब्लड प्रेशर चल रहा होता है, या फिर कोई वाल्व्स की, हार्ट वाल्व्स की कोई डिजीज शुरू हो गई है, कॉर्नरी आर्टरी में कोई एथेरोस्क्लेरोसिस शुरू हो गई हुई है, ठीक है, या फिर कोई कार्डियोमायोपैथी स्टार्ट हो गई हुई है, इन तमाम केसेस के अंदर याद रखिएगा कि सूनर और लेटर दे अल्टीमेटली लीड टू मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, जो कि एक सबसे बड़ी वजह है कार्डियक फेलियर की. 1/3 केसेस के अंदर आपको सिस्टोलिक फेलियर भी नजर आता है. सिस्टोलिक फेलियर है क्या? कार्डियक कॉन्ट्रैक्टाइल फोर्स, यानी कि जिस फोर्स से आपका हार्ट एक बीट के अंदर ब्लड पंप कर रहा है, उस फोर्स में कमी आ जाए. ठीक है, आपका इजेक्शन फ्रैक्शन कम हो जाता है. अब ये क्यों कम होता है, इसके अंदर हम डिटेल में नहीं जाएंगे बिकॉज दैट्स प्योर मेडिसिन, लेकिन ये चीज याद रखिएगा कि इसकी एक वजह ये भी है, कार्डियक कॉन्ट्रैक्टाइल फोर्स का कम हो जाना, इजेक्शन फ्रैक्शन का कम हो जाना. ठीक है, एक और कॉज जो हमें नजर आती है वो डायस्टोलिक फेलियर है. ठीक है, वेंट्रिकुलर चेंजेस के अंदर जो ऐसे कुछ हो गए हैं, जो आपका जो ऑक्सीजन या जो आपकी रिक्वायरमेंट है ब्लड की कंप्लीट कार्डियक आउटपुट वो पूरी नहीं कर पा रहे, जिसको हम डायस्टोलिक फेलियर कहते हैं इसको. ठीक है, अदर देन दैट बाकी जो केसेस रह जाते हैं वो एक कॉम्बिनेशन होता है सिस्टोलिक और डायस्टोलिक फेलियर का. तो मायोकार्डियल इन्फार्क्शन हो गई इसकी एक वजह. ठीक है, सिस्टोलिक फेलियर हो गया कि कुछ इजेक्शन फ्रैक्शन में, कुछ हार्ट पंपिंग के अंदर कोई इशू है. डायस्टोलिक फेलियर हो गया कि वेंट्रिकल्स के अंदर को थोड़ा सा इशू आना शुरू हो गया. ठीक है, याद रखना एक बात, जिस बंदे की फिजियोलॉजी अच्छी उसकी फार्माकोलॉजी अच्छी, और जिसकी फार्माकोलॉजी अच्छी उसकी मेडिसिन अच्छी. ठीक है, अगर तुम लोगों को ये चीजें इस स्टेज पर थोड़ी सी भी समझ आ गई हैं तो तुम लोगों के लिए मेडिसिन पढ़नी कोई इतनी मुश्किल नहीं होनी चाहिए. ठीक है, नेक्स्ट एंड द फाइनल थिंग इज, याद रखिएगा कि द नेचुरल हिस्ट्री ऑफ हार्ट फेलियर इज कैरेक्टराइज्ड बाय अ स्लो डिटीरियोरेशन ऑफ कार्डियक फंक्शन. ये बहुत जरूरी है. ठीक है, कि हार्ट आहिस्ता 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 अपनी जो एफिशिएंसी है, अपने जो नॉर्मल पैरामीटर्स हैं, उनसे नीचे आता जाता है. ठीक है, अब होता क्या है कि जब ये कार्डियक फंक्शन आहिस्ता आहिस्ता डिक्रीज होता है, कार्डियक एफिशिएंसी आहिस्ता आहिस्ता कम होती है, तो कुछ
इंतजामात जो हैं वो बॉडी भी अंदर लेकर आती है अपने, ठीक है, जिसको हम कॉम्पनसेशन का नाम देते हैं, ये कॉम्पनसेटरी चेंजेस का नाम देते हैं, या उसके अंदर जो है वो चेंजेस लेकर आने की इस तरह से कोशिश करती है कि कार्डियक जो लोड है हार्ट मसल के ऊपर वो थोड़ा सा कम हो जाए, ठीक है। लेकिन यहाँ पर होता क्या है कि जब स्लो डिटीरियोरेशन होती है तो उसमें अल्टीमेटली जो है वो आपको अक्यूट डीकॉम्पनसेटिव चेंजेस आपको जो है वो नजर आती हैं, जिसमें सबसे अहम और सबसे जो नोटिसेबल होता है दैट इज आइदर पल्मोनरी एडीमा, ठीक है, फेफड़ों में पानी पड़ जाना, या पेरिफेरल एडीमा, जिस्म के ऊपर जो है वो सोज आ जाए। तुम लोगों को जब भी कभी कार्डिक फेलियर का सिनारियो आएगा उसके अंदर ये बड़ी बात क्लियर लिखी होगी उसने कि जी द पेशेंट हैज बीन कंप्लेनिंग ऑफ जनरलाइज्ड स्वेलिंग ऑन हिज बॉडी फॉर लाइक द लास्ट 2.5 months, 1.5 month, ठीक है। उसमें जब ये चीज वो आपको कहे कि जी उसका वजन उसको फील होता है बढ़ रहा है, ठीक है, उसका या वेट वैसे ही ज्यादा है, उसको अपनी कोई भी एक्टिविटी करते हुए सांस चढ़ जाती है उसको, ठीक है, और उसको लगता है कि उसके जो है वो सोज आ गई है, उसके स्पेसिफिकली उसके पैरों में सोज आ गई है, ठीक है, पिटिंग एडीमा उसको होता है, तो आप समझ लें कि ये हालात जो हैं वो कार्डिक फेलियर की तरफ उसको लेकर जा रहे हैं। अच्छा, ये एक कर्व है जिसको हम फ्रैंक स्टार्लिंग कर्व कहते हैं। यहाँ वाई एक्सिस के ऊपर कार्डिक आउटपुट या कार्डिक वर्क जो है वो दिखाया हुआ है, और एक्स एक्सिस के ऊपर देयर इज एंड डायस्टोलिक फाइबर लेंथ, ठीक है। अब जरा इस कर्व को थोड़ा सा समझने की कोशिश करो। वाई एक्सिस की तरफ अगर आप ऊपर मूव करते हो तो कार्डिक आउटपुट आपका इंक्रीज हो रहा है। एक्स एक्सिस की तरफ अगर आप नीचे आगे की तरफ मूव करते हो तो आपके डायस्टोलिक फाइबर की लेंथ जो है वो इंक्रीज हो रही है। एक चीज याद रख लें कर्व देखने से पहले कि एंड डायस्टोलिक फाइबर लेंथ इट हैज टू इंक्रीज ताकि कार्डिक आउटपुट आपकी इंक्रीज होती जाए। अब ये ग्रीन वाला कर्व देखो, ये वाला जिसको कि इसने ए का लेबल दिया हुआ है, ये वाला, ये ग्रीन वाला जहां ये पॉइंटर जा रहा है आपका, ठीक है। दिस कर्व, द वन दैट इज ग्रीन इन कलर, दिस शोज अ नॉर्मल कर्व, ठीक है, कि जैसे जैसे आपका एंड डायस्टोलिक फाइबर लेंथ इंक्रीज होती जा रही है आपका कार्डिक आउटपुट जो है वो आपका बढ़ता चला जा रहा है आपका, ठीक है। ये देखो डायस्टोलिक फाइबर की लेंथ इंक्रीज हुई, आपका कार्डिक आउटपुट जो है वो एक टाइम तक आकर जो है वो इंक्रीज किया, उसके बाद अल्टीमेटली ये इससे ज्यादा जो है ना ही फाइबर लेंथ इंक्रीज करेगी और ना ही ऑब्वियसली कार्डिक आउटपुट जो है वो इंक्रीज होगा आपका। अब होता क्या है कि जब बीमारी शुरू होती है, कार्डिक फेलियर शुरू होता है, तो ये जो कर्व है ए वाली, ये ब्लू वाली कर्व की शक्ल इख्तियार कर जाती है, द वन विच इज लेबल्ड बी। ये देखो ये वाली कर्व कि मतलब इसमें एंड डायस्टोलिक फाइबर लेंथ आपकी जो है वो बढ़ तो रही है, लेकिन आपका जो कॉरेस्पॉन्डिंग कार्डिक आउटपुट जितना आपको मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा, और ये कर्व ऊपर जाकर फ्लैट होनी शुरू हो गई। यहाँ पे देखो ये होती है हार्ट फेलियर की कर्व, फ्रैंक स्टार्लिंग कर्व, ठीक है। अब आपकी बॉडी क्या करती है, इनिशियली जब ये मसला शुरू होता है तो बॉडी के अंदर कुछ, मैंने जैसे पहले जिक्र किया, कॉम्पनसेटरी रिस्पॉन्सेज जो हैं वो आने शुरू हो जाते हैं उसके अंदर, ठीक है। लुक एट दिस मरून या रेड कलर की जो कर्व आ रही है, इसको देखो, ठीक है। ये क्या कर रही है आपका ये नॉर्मल हालात थे, ए में रिप्रेजेंट हुए, ये आपके हार्ट फेलियर के काम शुरू हो गया बी के अंदर। अब बॉडी उसके अंदर कुछ कॉम्पनसेटरी रिस्पॉन्सेज जब लेकर आती है तो वो कोशिश ये करती है कि आपका एंड डायस्टोलिक फाइबर लेंथ जो आपका इंक्रीज हो रहा है उसके हिसाब से, उसके अकॉर्डिंगली आपको कार्डियक आउटपुट भी उतना ही मिले। तो ये कर्व नेचुरली थोड़ा सा ऊपर आ जाती है, जिसने सी का लेबल दिया हुआ है। दिस इज ड्यू टू कॉम्पनसेटरी रिस्पॉन्स, या अगर आपने ट्रीटमेंट शुरू कर दी है तो आप हार्ट फेलियर से वापस इसको इस कर्व के ऊपर लेकर आ रहे हो, ठीक है। दिस इज अ स्मॉल डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ व्हाट एग्जैक्टली द बॉडी डज, या कॉम्पनसेटरी रिस्पॉन्सेज या ट्रीटमेंट का मकसद होता क्या है कि आपको जो पहले जैसी नॉर्मल एंड डायस्टोलिक फाइबर लेंथ के ऊपर जो जितना आपको कार्डियक आउटपुट मिल रहा था आपको उतना ही मिले आपको, ठीक है। अब ये डिपेंड करता है कि उसका कार्डियक फेलियर उसका किस हद तक पहुंच गया हुआ है, किस हद तक मैनेजेबल है, किस हद तक वो उसको वापस ये ए के ऊपर कितना उसके करीब लेकर जाता है,
ठीक है, ये डिपेंड करता है केस टू केस वेरिएशन जो है इसके अंदर वो आ जाती है आपके। अब बात चूंकि हो रही है कॉम्पनसेटरी रिस्पॉन्सेज की, तो ये एक फ्लो चार्ट भी देख लें जरा आप। जब कार्डिक आउटपुट डिक्रीज होता है आपका, ठीक है, तो उसमें देर आर टू रिस्पॉन्सेज जो नेचुरली आपकी बॉडी जो है वो शो करती है। नंबर एक, आपका जो कैरोटिड साइनस रेट है फायरिंग का, इम्पल्सिस फायरिंग का, तो वो डिक्रीज कर जाता है, ठीक है। और साथ ही साथ आपका रीनल ब्लड फ्लो भी इंक्रीज कर जाता है। यहाँ तक तो मेरा नहीं ख्याल किसी को कोई मसला होना चाहिए। याद रखो 20% ऑफ द कार्डिक आउटपुट जो जाती है वो आपके किडनीज को जाती है। तो नेचुरली अगर 20% एक जगह पर कम हो रहा है तो इसका मतलब है कि कोई सिग्निफिकेंट चेंज बॉडी नोटिस करेगी कि यार ये ब्लड कम क्यों आ रहा है। अब जब आपके कैरोटिड साइनस से फायरिंग डिक्रीज होती है, नेचुरली आपका बीपी जो है वो नीचे जाता है, ठीक है, बैरोरिसेप्टर रिफ्लेक्स आपका ठप हो जाता है। उसमें क्या होता है कि बॉडी डिटेक्ट करती है कि ये तो कैरोटिड साइनस फायर ही नहीं कर रहे, सिंपैथेटिक डिस्चार्ज जो होता है ना वो इंक्रीज होता है। ये आपका यहाँ पर आपका ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम आ जाता है। वो कर्व जेन में लेके आओ जो मैंने तुम लोगों को एग्जांपल्स में पढ़ाई थी कि ब्लड प्रेशर का कंट्रोल एएनएस के अंदर, और जो आपका हार्मोनल है एडीएच वेसोप्रेसिन वगैरह वो किस तरह करते हैं, ठीक है। उसके अंदर भी यही था कि आपकी सिंपैथेटिक डिस्चार्ज बढ़ रही थी। उससे क्या हो रहा था कि आपकी कॉन्ट्रैक्टाइल फोर्स, यानी कि जिस फोर्स से आपका हार्ट कंट्रैक्ट करके ब्लड फेंक रहा है बॉडी के अंदर, वो बढ़ जाता है। हार्ट रेट, पल्स रेट वो इंक्रीज हो जाता है, और आपका प्री लोड जो है वो आपका इंक्रीज हो जाता है, आफ्टर लोड भी आपका बढ़ जाता है आपका। यानी कि आपने एक, तो कहते हैं ना कि गिरते हुए आपने हार्ट को जो है वो एक दफा आपने उठाने की कोशिश की है, और ये सिंपैथेटिक डिस्चार्ज जब इंक्रीज होता है तो आपका फोर्स, आपका रेट, आपका प्रीलोड और आपका आफ्टर लोड जो होता है ये सारा कुछ इंक्रीज करता है। फिर ये सारी चीजें आपका कार्डियक आउटपुट उठाती हैं वापस, ठीक है, थ्रू कॉम्पनसेशन। कि मतलब कॉम्पनसेशन यही होते हैं ना, और उर्दू में कॉम्पनसेशन क्या होती है कि यार आप जो है वो किसी का कोई नुकसान हो गया तो आप उसकी एग्जैक्ट चीज उसको वापस तो नहीं कर सकते, लेकिन आप कोई दाएं बाएं से इधर उधर करके आप उसका आर्जी तौर पर जो है आप उसका जो नुकसान है वो आप थोड़ा बहुत पूरा कर देते हो। इसके अंदर भी यही हो रहा है कि आपने कार्डियक आउटपुट वापस आपने बढ़ा दिया। दूसरी तरफ देख लो, रीनल ब्लड फ्लो डिक्रीज जब होता है, जैसे ही आपका रेनिन रिलीज जो होता है वो बढ़ जाता है। अब रेनिन जहां भी आएगा ना, तुम लोगों के दिमागों के अंदर एंजियोटेंसिन और वो जो सारे कन्वर्टिंग एंजाइम और वो जो पूरा रेनिन एंजियोटेंसिन जो साइकिल आपके किडनीज के अंदर चल रहा होता है वो तुम लोगों के ज़हन में आ जाना चाहिए। एंजियोटेंसिन 2 का लेवल इंक्रीज करता है, ठीक है। रेनिन जो है वो एंजियोटेंसिन 1 को जो है वो शायद 2 में चेंज करता है, या वो जो सारा सिलसिला होता है अब एग्जैक्ट मेरे ज़हन में नहीं आ रहा, लेकिन बहरहाल एंजियोटेंसिन 2 की जो कॉन्सेंट्रेशन है ब्लड के अंदर वो इंक्रीज होती है। एंड एंजियोटेंसिन 2, याद रखिएगा, बहुत जबरदस्त वेजोकंस्ट्रिक्टर है। वेजोकंस्ट्रिक्टर होने की वजह से ये ब्लड प्रेशर इंक्रीज करता है आपका। दैट कॉजेज अगेन सिंपैथेटिक डिस्चार्ज, और सिंपैथेटिक डिस्चार्ज से जो है वो रेनिन रिलीज भी जो है वो इंक्रीज होता है। तो यहाँ पर भी आपका आफ्टर लोड प्री लोड जो है वो आपका बढ़ रहा है आपका, ठीक है। तो दीज आर द कॉम्पनसेटरी रिस्पॉन्सेज दैट naturally take place without giving any drugs। अब आप करते क्या हो कि जब आपको फील हो कि ये नेचुरल रिस्पॉन्सेज से बात जो है वो आगे चली गई है और सिम्टम्स बहुत ज़्यादा ख़राब होने शुरू हो गए हैं और मरीज़ जो है वो उसकी डे टू डे लाइफ के ऊपर जो है वो असर आना शुरू हो गया, तो ये कुछ थेराप्यूटिक स्ट्रैटेजीज हैं या ये कुछ टेक्निक्स हैं जो आप एम्प्लॉय करते हो, या सिंपल जस्ट रिमेंबर देम एज स्ट्रैटेजीज। उसमें आप क्या करते हो, आप देते हो डायूरेटिक्स। नाम से पता लग रहा है डायूरेसिस करवाएंगे, आपका जो एक्स्ट्रा रिटेन्ड सॉल्ट और जो वाटर है वो रिलीज करवाएंगे ताकि आपका ब्लड का वॉल्यूम थोड़ा कम हो, आपके हार्ट को थोड़ा कम काम करना पड़े। जहां आप 5 लीटर से काम कर रहे हो वहां आपको 4.5 लीटर से काम करना पड़े ताकि आपके हार्ट पे लोड कम आए जरा, ठीक है। आपने आफ्टर लोड डिक्रीज करवा दिया, सॉल्ट और वाटर रिटेंशन भी आपने डिक्रीज करवा दी एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर्स या ACE इनहिबिटर्स देकर, ठीक है। इनका भी सेम डायूरेटिक्स वाला ही तकरीबन काम होता है। और आपने क्या किया, आपने जितनी एक्सेसिव सिंपैथेटिक सिस्टम की स्टिमुलेशन थी वो आपने बीटा ब्लॉकर देके बंद करा दी। वेजोडाइलेटर से आपने जो वेजोकंस्ट्रिक्टिव एरियाज थे वो आपने खत्म करवा दिए। प्रीलोड आफ्टर लोड को जो है वो आपने कम करवा दिया। और जो इसके अंदर स्पेसिफिकली आप एक चीज इस्तेमाल करते हो कार्डियक फेलियर के अंदर, दैट इज
डाइजॉक्सिन या डिजिटालिस ग्लाइकोसाइड्स कहते हैं, ठीक है। इसमें आप क्या करते हैं, सिस्टोलिक फेलियर के अंदर, जिसके अंदर आपका इजेक्शन फ्रैक्शन ड्रॉप कर रहा था, ठीक है, उसके अंदर आप आइनोट्रोपिक ड्रग्स देते हैं, पॉजिटिवली आइनोट्रोपिक ड्रग्स, ठीक है। उससे आप जो कार्डियक कॉन्ट्रैक्टाइल फोर्स है जो उनकी डिक्रीज हुई है, आप डिजिटालिस से डाइजॉक्सिन से उसको डायरेक्टली आप बढ़ा देते हो उसको। वो कैसे करते हैं वो आगे चल के बात करते हैं, लेकिन ये आपकी स्ट्रेटजी होगी सारी। सॉल्ट एंड वाटर रिटेंशन, आफ्टर लोड प्री लोड रिडक्शन, एक्सेसिव सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन, ठीक है, वेजोडाइलेटर्स, ये आपका कुल नुस्खा है समझ लीजिए कार्डियक फेलियर को ट्रीट करने का। अब ये देखो, इनको हमने स्पेसिफिकली डिवाइड भी कर दिया हुआ है। पॉजिटिव आइनोट्रोपिक ड्रग्स के अंदर आपके ग्लाइकोसाइड्स आ जाते हैं, जिसमें डाइजॉक्सिन है, बीटा एगोनिस्ट, डोब्यूटामीन और फॉस्फोडाइस्टरेज इनहिबिटर्स, ठीक है। मिल्ड्रिनोन जो हम पीछे एंजाइना के अंदर भी पढ़ के आए हैं, ठीक है, ये वेजोडाइलेटर में भी आ जाता है। इसके अलावा वेजोडाइलेटर के अंदर नाइट्रोपोसाइड आ जाता है, हाइड्रोलाजीन, नाइट्रेट्स वगैरह आ गए, ठीक है, और आपके नेस्टेटाइड भी आ जाता है। मिसलेनियस ड्रग्स जिन जो आप इसके अंदर यूज करते हो, उसमें बीटा ब्लॉकर्स हैं, पोटेशियम स्पेयरिंग डायरेटिक्स हैं, स्पाइनोलेक्टोन, ठीक है, एसीई इनहिबिटर्स, डायरेटिक्स आ गए आपके। तो मतलब ये वही बात है जो मैं सीवीएस स्टार्ट करवाने से पहले कही थी कि आपके कार्डियक फेलियर के अंदर, आपके एंजाइना के अंदर, आपके ब्लड प्रेशर के अंदर ये तमाम ड्रग्स जो हैं वो आगे पीछे करके ही यूज होते हैं, लेकिन आपको इनका हर एक के अंदर स्पेसिफिकली रोल पता होना चाहिए आपको कि बीटा ब्लॉकर ने ब्लड प्रेशर में जाके क्या करवाना है, बीटा ब्लॉकर ने एंजाइना में जाके क्या करवाना है, ठीक है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इसका हर जगह पर सेम ही रहेगा। करंटली जो स्ट्रेटजीज इस्तेमाल हो रही हैं कार्डियक फेलियर को ट्रीट करने में, उसके अंदर जो अक्यूट हार्ट फेलियर है उसको हम स्पेसिफिकली अगर आप कहें तो उसमें हम लूप डायरेटिक्स देते हैं। डायरेटिक्स का मतलब आपको पता ही है कि क्या है, ठीक है। और अगर ये कार्डियक फेलियर जो है वो बहुत सवेयर है अक्यूटली, तो उसके अंदर आप फॉस्फोडाइस्ट्रेज इनहिबिटर्स या अल्फा एगोनिस्ट जो है वो आप दे सकते हैं। वेजोडाइलेटर्स जो होते हैं वो भी इसके अंदर काफ़ी फायदेमंद है। क्रॉनिक के अंदर भी आपने डायूरेटिक ही देना है, लेकिन अगर आप डायूरेटिक के साथ किसी इनहिबिटर दे दो तो वो ज़्यादा बेहतर है। डिजिटालिस भी इसके अंदर फायदेमंद है, और नेस्टेटाइड भी, जो कि जिसको आप ब्रेन नेट्रियोरेटिक पेप्टाइड कहते हो, दैट इज ऑल्सो वेरी यूजफुल, ठीक है। अब इस लेक्चर के अंदर जो पिछले हमने पढ़ लिए, डायूरेटिक्स पढ़ लिए, बीटा ब्लॉकर्स पढ़ लिए, एसी इनहिबिटर्स, बीटा एगोनिस्ट, बीटा एंटागोनिस्ट, फॉस्फोडाइस्ट्रेज इनहिबिटर्स, वेसोडाइलेटर्स, हम इनके ऊपर ज़्यादा डिटेल में बात नहीं करेंगे। बात अगर होगी तो वो होगी कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स, ठीक है। अब कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स होते क्या हैं? कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स बेसिकली कार्डिनोलाइड्स इनको कहते हैं, ठीक है। ये इनके ज़्यादा आप स्ट्रक्चर में यू डोंट नीड टू गो, लेकिन याद रखिएगा इसको हम ज़्यादातर जो है वो डिजिटालिस कहते होते हैं, और ये निकलता है फॉक्स क्लब, एक बड़ा खूबसूरत सा फूल होता है, उसमें से ये निकलता है। और बेसिकली दिस हैज बीन यूज्ड इन द पास्ट एज अ वेरी पोटेंट पॉइजन। मेरा कल नेक्स्ट वीक में इंशाल्लाह मेरा इसके ऊपर जो है वो लेक्चर भी होगा, तो वो भी तुम लोग देख सकते हो। इसके अंदर जो डाइजॉक्सिन है जी, दैट इज योर प्रोटोटाइप, ठीक है, और उसी को आप एज अ फर्स्ट लाइन थेरेपी जो है वो कार्डियक फेलियर के लिए यूज करते थे, लेकिन अब कार्डियक फेलियर के लिए फर्स्ट लाइन थेरेपी जो है वो आपके डायग्रेटिक्स आ गए। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इसका सिंपली ये होता है कि ये सोडियम पोटेशियम एटीपीएस पंप जो है उसको ये इनहिबिट करवाता है, ठीक है। और वो किस तरह से? दिस इज बेसिकली योर कार्डियक सिंसिटियम। अगर आप इसको थोड़ा गौर से देखो तो यहाँ आपको ये सोडियम पोटेशियम एटीपीएस पंप भी मिलेगा। सोडियम पोटेशियम एटीपीएस पंप की वही कहानी है कि इसने नॉर्मली इसने सोडियम बाहर रखना है, पोटेशियम इससे सेल के अंदर लेना है थ्रू द एक्सपेंडिचर ऑफ एटीपी, ठीक है। अब डाइजॉक्सिन आकर इसके ऊपर एक्ट करता है। जब डाइजॉक्सिन इसके ऊपर एक्ट करेगा तो इसके अंदर सोडियम आयन की जो कॉन्सेंट्रेशन है दैट इंक्रीजेस इनसाइड योर सेल मेम्ब्रेन, इनसाइड योर साइटोप्लाज्म, ठीक है। सोडियम की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाने से क्या होता है, आपके सेल में एक और स्ट्रक्चर अल्लाह ने लगाया हुआ है जिसको यहाँ पर इसने NCX का नाम दिया हुआ है, जिस बेसिकली सोडियम कैल्शियम एक्सचेंज मैकेनिज्म। इसमें क्या होता है कि ये सोडियम जो होता है वो सेल के अंदर लेता है और अल्टीमेटली एक कैल्शियम उसके थ्रू बाहर निकाल देता है, ठीक है। अब जब आपका सोडियम इंक्रीज करेगा, ठीक है, तो याद रखें
कि आपका ये जो मैकेनिज्म है कैल्शियम को बाहर निकालने वाला, ये आपका कैल्शियम बाहर नहीं निकलने देगा, बिकॉज सोडियम ऑलरेडी अंदर बहुत ज़्यादा मौजूद है, तो दिस कैन नॉट टॉलरेट फर्दर इंक्रीज इन सोडियम अमाउंट। तो नेचुरली ये चीज़ जो है ये शट ऑफ हो जाती है और कैल्शियम सेल के अंदर ही रहता है। ठीक है, अब थोड़ा सा फर्स्ट ईयर फिजियोलॉजी का एक्साइटेशन कंट्रैक्शन कपलिंग वाला कॉन्सेप्ट दिमाग में लेके आओ और वो स्ट्रक्चर्स याद करो जिसके अंदर हमने ये पढ़ा था कि कैल्शियम इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर मस्कुलर कंट्रैक्शन। क्यों? कैल्शियम आपके सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर बिल्डअप होता है, ठीक है, और यही कैल्शियम आपके एक्टिन मायोसिन के जो फिलामेंट्स हैं उनके लिए चाहिए होता है। ठीक है, डाइजॉक्सिन ने क्या किया? डाइजॉक्सिन ने आकर आपका सोडियम पोटेशियम एटीपीएस पंप जब बंद करवाया तो आपके जो सोडियम की कॉन्सेंट्रेशन अंदर थी वो इंक्रीज कर गई, एनसीएक्स आपका बंद हो गया। सोडियम की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज करने से आपका कैल्शियम सेल के अंदर से लूज नहीं हो रहा, ये सेल के अंदर बिल्डअप होता चला जा रहा है। जितना ज्यादा कैल्शियम सेल के अंदर आपके साइटोप्लाज्म के अंदर मौजूद रहेगा, जो मस्कुलर कंट्रैक्शन है वो उतनी ही जोरदार होगी, उतनी ज्यादा इफेक्टिव होगी। याद रखें, ये मैकेनिज्म आप एक फेलिंग हार्ट के अंदर जो है इस्टेब्लिश करने जा रहे हैं। आप जब आप फेलिंग हार्ट के अंदर ये चीज इस्टेब्लिश करेंगे, मैंने शुरू में तुम लोगों को कहा था कि फेलिंग हार्ट की सबसे बड़ी जो उसकी इटियोलॉजी होती है वो ये होती है कि आपका कार्डियक सिंसिटियम जो है वो उतना इफेक्टिवली ब्लड पंप नहीं कर रहा क्योंकि उसके मसल्स के अंदर इतनी जान नहीं है। आपने क्या किया? आपने कैल्शियम उसके मसल के अंदर बढ़ाकर उसकी इजेक्शन फ्रैक्शन को आपने इंक्रीज करवा दिया, उसकी जो फोर्स जिससे वो कार्डियक मसल पंप कर रहा है वो आपने इंक्रीज करवा दी। सो दिस इज हाउ योर डाइजॉक्सिन या कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स जिनको आप उनको कहना चाहते हो वो आपके काम करते हैं। ठीक हो गया? अब इसके इफेक्ट्स क्या आते हैं? इसके दो तरह के इफेक्ट्स होते हैं जी। एक होता है जिसका मैकेनिकल इफेक्ट, कि आपने कॉन्ट्रैक्टिलिटी आपने इंक्रीज करवा दी, ठीक है, वेंट्रिकुलर रिजेक्शन बढ़ गई, एंड डायस्टोलिक सिस्टोलिक साइज आपका डिक्रीज कर गया। इन शॉर्ट आपकी कार्डिक आउटपुट और आपकी रीनल परफ्यूजन जो है वो बढ़ गई इससे। ठीक है, इलेक्ट्रिकल इफेक्ट्स के अंदर इसकी ईसीजी में कुछ चेंजेस आते हैं, तो वो मैं तुम लोग उसकी पॉइजनिंग में जरूर बताऊंगा क्योंकि डाइजॉक्सिन पॉइजनिंग के ऊपर नोट अक्सर आ जाता होता है। इलेक्ट्रिकल इफेक्ट्स के अंदर इनिशियली आपको जो है वो पीआर इंटरवल जो है वो आपको प्रोलॉन्ग लगेगा। इसके अलावा एसटी सेगमेंट में भी चेंजेस आते हैं, क्यूटी इंटरवल में भी चेंजेस आते हैं। टॉक्सिक रिस्पॉन्सेज के अंदर याद रखिएगा कि ये जो इसी साइड पे जा रहा हूँ, ये जो सारा मैकेनिज्म है इससे आपकी जो अमाउंट ऑफ कैल्शियम है दैट इंक्रीजेस। ठीक है, कैल्शियम की अमाउंट आपके सेल में जब बढ़ेगी तो नेचुरली आप इंट्रासेलुलर कैल्शियम ओवरलोड में जाएंगे। ठीक है, और यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है डिजिटालिस टॉक्सिसिटी का कि ये कैल्शियम ओवरलोड करवा देता है। दिस इज बेसिकली एन ईसीजी का एक सेगमेंट है, इसको हम डाइजॉक्सिन इफेक्ट भी कहते हैं। अगर तुम लोग देखोगे ये पी वेव, ठीक है, या आपका क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स। अब क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स के अंदर नॉर्मली होना ये चाहिए कि ये लाइन यहाँ से उठ के सीधी जाए और ये टी वेव बना दे, लेकिन इसके अंदर क्या हो रहा है कि आपका ये जो एस टी सेगमेंट है पूरे का पूरा ये आपका बैठ गया है। ठीक है, डिप्रेशन यहाँ पे आपको एस टी सेगमेंट एलिवेशन की जगह एस टी सेगमेंट डिप्रेशन है यहाँ पे। ये बड़ा एक मशहूर एक्टर था पुराने वक्तों में, सल्वाडोर दली। इसकी मूंछ जो थी वो बड़ी स्पेसिफिक इसकी कैरेक्टरिस्टिक पहचान थी इसकी। अमूमन इसकी मूंछों से जो है ना इसको वो कहते होते हैं ये सल्वाडोर दली सैगिंग इसको कहा जाता है। ये इसकी मूंछ का बल देखो और ये देखो यहाँ पर। ठीक है, अदर देन दैट आपको फ्लैटेंड इन्वर्टेड यहाँ पे देखो टी वेव है ही नहीं, या बाइफेजिक आपको जो है वो टी वेव्स आपको नजर आएंगे। क्यूटी इंटरवल जो होता है वो कम हो जाता है इसके अंदर। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट चेंज, ये आपको ईसीजी में डाइजॉक्सिन पॉइजनिंग में आपको पूछा जा सकता है। क्लिनिकल यूजेस में जिस तरह हमने पहले कहा कंजेस्टिव कार्डिक फेलियर के अंदर हम इसको यूज कर रहे हैं, और एट्रियल फिब्रिलेशन के अंदर भी जो है ये इस्तेमाल की जा सकती है। गाइस, इन केस द लिंक गोज डाउन तो मैं आपको दोबारा भेज दूंगा, प्लीज ज्वाइन दैट, अभी लेक्चर खत्म नहीं हुआ। इंटरैक्शंस जो हैं इसके, नंबर एक, आप इसको क्विनिडीन के साथ नहीं दे सकते हो। ठीक है, आप इसको लूप डायूरेटिक और थायजाइड डायूरेटिक के साथ भी आप इसको नहीं दे सकते हो। शायद यही सबसे बड़ी वजह है कि अब दिस इज नो लॉन्गर बीइंग यूज्ड एज अ फर्स्ट लाइन थेरेपी फॉर आपका कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर।
टॉक्सिसिटी मैंने जैसे पहले बात की, इनिशियल उसके अंदर साइंस आपके एरिथमियाज की शक्ल में आते हैं, नोजिया होता है, वॉमिटिंग होती है, डायरिया होता है, कंफ्यूजन है जी, हेलुसिनेशंस होते हैं, ठीक है, एंडोक्राइन या आपके हार्मोनल डिस्टर्बेंसेस होती हैं आपके। एरिथमियाज बहुत कॉमन है, बहुत कॉमनली देखने में आता है डिजिटालिस या डाइजॉक्सिन टॉक्सिसिटी के अंदर। और इसके अंदर बेसिकली प्रॉब्लम यही होता है कि आपका जो थेरेप्यूटिक इफेक्ट आप ड्रग से अचीव करना चाह रहे हो, जब वो आप लंबे अरसे के लिए देते हो तो वो एक्सेसिव कैल्शियम ओवरलोड की शक्ल में कार्डियक सेल्स के अंदर जो है वो चीज़ बैठ जाती है और ये क्रॉनिक इंटॉक्सिकेशन के जुमरे में आ जाती है। यानी कि ये एक आपका, जिससे आप लंबे अरसे से एक स्लो पॉइजनिंग आप ले रहे हो, ये वो शक्ल आपकी इख्तियार कर जाती है। इसको ट्रीट कैसे करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी साइड पे आया हूँ डिजिटालिस टॉक्सिसिटी, क्योंकि इसका आपको प्रॉफ के अंदर नोट आता होता है, आपको पास पेपर्स के अंदर ये आया हुआ है। इसको ट्रीट कैसे करना है अब आप लोगों ने, सबसे पहले जो भी कोई ड्रग, एक असूल याद रखो कि जो भी कोई ड्रग आपकी टॉक्सिसिटी करवा रहा है, यू हैव टू स्टॉप दैट। मरीज को मना कर देंगे ना ले, ठीक है। अब ये जो कैल्शियम की जो डिस्टर्बेंस हुई है, इससे इन द लॉन्ग रन आपका पोटेशियम जो है वो खत्म हो जाता है, पोटेशियम डेफिशिएंट हो जाता है, ठीक है। इसलिए आपने उसके पोटेशियम लेवल्स करवा के उसको पोटेशियम देना है। आपने एंटी एरिथमिक ड्रग्स जो हैं वो आपने देने हैं, ताकि आपके जो एरिथमियाज डिजिटालिस की वजह से हुए हैं वो खत्म हो जाएं। और थर्ड थिंग इज डाइजॉक्सिन एंटीबॉडीज, जो कि अल्टीमेटली जाकर इसको खत्म करती हैं। वापस आते हैं कार्डिक फेलियर के ऊपर, तो ये चीज़ याद रखिएगा, मैंने पहले भी कहा कि ये ड्रग्स तमाम जो अब तक हम पढ़ चुके हैं, डायरेटिक्स, एंजियोटेंसिन एगोनिस्ट, इसमें आपके एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स, एसी इनहिबिटर्स, ये तमाम, ये दोनों आपकी जो क्लासेस हैं ये आपके फर्स्ट लाइन थेरेपी के तौर पर इस्तेमाल होती हैं। डायरेटिक्स कार्डिक ओवरलोड कम करवाते हैं, यूरिन प्रोडक्शन इंक्रीज करवा के। एसीई इनहिबिटर्स, एआरबीज, ठीक है, ये आपके फर्स्ट लाइन थेरेपी के तौर पर यूज हो रहे हैं। सेकेंडली आपके बीटा एगनिस्ट, जिसमें आपका डोपामीन, डोब्यूटामीन, ठीक है, इनका भी वही एक्शन है। और बीटा एगनिस्ट जिसमें आपका लेबिटालॉल, कार्बिडालॉल, प्रोप्रानोलॉल वाला जो ग्रुप है सारा, दैट इज आल्सो बीइंग यूज्ड टू ट्रीट कार्डियक फेलियर, ठीक है। वेजोडाइलेटर क्या काम करते हैं, वेजोडाइलेटर भी आपका ब्लड प्रेशर डिक्रीज करते हैं, और जो आपका जो एक्सेसिव प्रेशर होता है हार्ट के ऊपर वो डिक्रीज करवा के दे लीड टू बेटर फंक्शनिंग हार्ट। फॉस्फोडाइस्ट्रेज इनहिबिटर्स, इसको थोड़ा सा याद करें, ये आपके जितना भी बॉडी के अंदर जो साइक्लिक आपका एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, और जो आपका वो जो सारा कैपिलरी एंडोथेलियल सेल्स के अंदर जो हम जीएमपी और जो आपका सीजीएमपी नहीं बनने दे रहे थे, ये सारा उस चीज़ को रिलेटेड है, उस चीज़ से रिलेटेड है। माइनोफाइलिन मैंने बताया था कि एस्थमा के अंदर भी यूज़ करते हैं, बिकॉज जो लंग्स, जो ब्रोंकियाई के अंदर जो स्मूथ मसल्स हैं वो कंस्ट्रक्शन में गए होते हैं, उनको रिलैक्स करवाने के लिए हम फॉस्फोडाइस्ट्रेज इनहिबिटर्स वहाँ भी यूज़ करते हैं और हम यहाँ पर भी यूज़ कर रहे हैं। बट ऑलवेज रिमेंबर कि द फर्स्ट लाइन थेरेपी टू ट्रीट कार्डिक फेलियर इज डायरेटिक्स और एंजियोटेंसिन एगोनिस्ट, ठीक है। सवाल अब किस तरह का आता है, write down the role of beta agonists in controlling cardiac failure. Write down the role of vasodilator in controlling cardiac failure. अब वेजोडाइलेटर अगर उन लोगों ने तुमसे मांगा हुआ है इसके अंदर कार्डिक फेलियर के अंदर, और तुम लोग यहाँ पर ये कह दो कि जी वेजो, अगर एक बंदा कार्डिक फेलियर के साथ आएगा तो हम उसके जुबान के नीचे जो है वो नाइट्रोक्साइड रखवा तो देंगे, लेकिन नाइट्रोक्साइड उस टाइम उसका जो एक्शन होगा आपने कार्डिक फेलियर के लिहाज से बताना है कि कार्डिक फेलियर में किस तरह फायदेमंद होगा, ठीक है। या अगर आपके बीटा ब्लॉकर हैं तो आप ये लिख देते हो कि जी वो वहाँ पर जो स्मूथ मसल्स हैं कैपिलरीज के, उनको वो जो है वो रिलैक्स करवा के ब्लड प्रेशर कम करेंगे, वो बात सारी ठीक है, लेकिन मुझे स्पेसिफिकली कार्डियक फेलियर के लिहाज से जवाब चाहिए, ठीक है। डायोरेटिक्स का कार्डियक फेलियर के अंदर क्या रोल है, यू डोंट हैव टू राइट कि यूरिन प्रोडक्शन इंक्रीज कर देता है, यूरिन प्रोडक्शन तो मुझे पता है इंक्रीज कर देता है। मकसद कहने का ये है कि यू हैव टू बी वेरी स्पेसिफिक। अगर आपको पता होना चाहिए कि डायोरेटिक का ब्लड प्रेशर में ये रोल है, इसका कार्डियक फेलियर में ये रोल है, इसका एंजाइना में ये रोल है, ठीक है। ये भी नहीं अब करना कि हर एक चीज जो है उसको वो एक ही तरह से रट्टा लगा के हर एक चीज में जो है वो लिखनी शुरू कर दो। दैट्स ऑल फॉर टुडे।